हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की दो वीडियोस आ गई। 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थर्ड वीडियो में 1.2 का इंट्रोडक्शन लेके आया हूं, जिसमें थ्योरम 1.2 समझाऊंगा, थ्योरम 1.3 समझाऊंगा, कुछ इरेशनैलिटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 1.2 के एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। बच्चों देखो, 1.2 का इंट्रोडक्शन है क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। इसमें थ्योरम 1.2 देखेंगे। थ्योरम 1.2 कहती क्या है? ये कहती है, देखो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ p इज अ, अभी बताऊंगा, इफ p इज अ प्राइम नंबर and p divides a square, it implies p divides a also। ऐसे ये मतलब है बच्चों। इसका मतलब ये है कि मान लो ना, कह रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा 5 एक प्राइम नंबर है, तो मैंने कहा मान लो p की वैल्यू कितनी है? 5, पहला कंडीशन। दूसरा, वो दो नंबर चाह रहा है, एक चाह रहा है a स्क्वायर, एक चाह रहा है a, तो मैंने कहा मान लो a की वैल्यू 10 है, कितनी है? 10, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का स्क्वायर 100। अब मैंने कहा एक बात बताओ, a स्क्वायर को p डिवाइड करता है क्या? तो मैंने कहा ये 100/5 कितना आ गया? 20। तो ये बात तो सही है, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं p जो है वो डिवाइड करता है किसको? a स्क्वायर को। सही बात है। अब मैंने कहा मेरे को ये देखना है कि क्या यही वाला a इस p को भी डिवाइड करता है क्या? सॉरी, ऐसे ये p तो नीचे है, क्या यही वाला p इस a को भी डिवाइड करता है? तो a तो 10 है और p कितना है? p 5 है, तो मैंने कहा हाँ जी, इसको भी डिवाइड करता है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं p डिवाइड्स a, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने कहा कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और दो नंबर है, एक है a, एक है a का स्क्वायर, और जो p है वो अगर a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। समझ गए? ये था थ्योरम 1.2। अब बच्चों, इस थ्योरम 1.2 का यूज करके हम ना ये प्रूव करेंगे कि नंबर्स रेशनल होंगे कि इरेशनल। नंबर्स आपके रेशनल होंगे कि इरेशनल। जैसे इसके आगे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समझ आया आपको? अब ये क्वेश्चन आप करोगे कैसे? तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन कैसे करोगे? सबसे पहले जिस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है ना, उस नंबर को रेशनल मान दो, तो दैट √2 बी अ रेशनल नंबर। समझे? अब बच्चों देखो, रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, जहां पे जो q है नीचे वाला वो जीरो नहीं हो सकता। जो p और q है ये दोनों इंटीजर्स होंगे। दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तीसरी चीज, ये जो p और q है ना आपके, ये आपके को-प्राइम नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? को-प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो जो को-प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो HCF होता है, वो एक होता है। जैसे मैंने कहा 10 और 13। अब मैंने कहा इनके बीच में कुछ भी कॉमन है? नहीं, तो मैंने कहा 10 और 13 का HCF कितना होगा? 1। समझे? HCF कितना होगा? 1। तो बच्चों देखो, मैंने जैसे लिखा 4/8 और मैंने ऐसे लिखा 1/2। क्या ये दोनों बातें सेम है? तो आप बोलोगे नहीं, सेम नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अब बताओ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2, और यहाँ पे भी कितना लिखा है? 1/2। तो क्या ये अब बातें सेम है? तो आप बोलोगे हाँ। तो मैं बोलूंगा सुनो, ये ना पहले भी 1/2 ही था, बस आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अब तो दिख रहा है। तो मैंने कहा बच्चों, रेशनल नंबर को ना हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा 4 और 8 में 4 कॉमन था, हटा दिया। अब क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता ये जो 1 और 2 हैं ये आपस में कैसे हैं? को-प्राइम। ठीक है। तो बच्चों, रेशनल नंबर में चीजें हमेशा कैसी रहती है? को-प्राइम। ठीक है। अब देखना इसको कैसे यूज करेंगे। तो बच्चों, मैंने कहा √2 रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? p/q, जहां p और q आपके हो गए इंटीजर, q जीरो नहीं है, p और q आपके हो गए को-प्राइम। ठीक है। और HCF हो गया p और q का कितना हो गया? 1। सही है क्या यहाँ तक? अब इसके आगे देखना, तो मैंने कहा जो √2 है वो p/q है, तो मैंने कहा इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, लगा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? √2 × q
अब ये किसके बराबर है, √2q इज इक्वल टू p। अच्छा अब मैंने कहा √2q इज इक्वल टू p है ना, अब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया अब क्या आ गया, तो ये हो गया √2q का स्क्वायर, ये हो गया p का स्क्वायर। अब बच्चों देखो √2q का स्क्वायर कैसे खुलेगा, तो मैंने कहा √2 का भी स्क्वायर कर दो और q का भी स्क्वायर कर दो, तो मैंने कहा देखो इससे ये कट गया, ये आ गया 2 और ये हो गया q स्क्वायर, तो इसकी जगह देखो 2q स्क्वायर और ये कितना है p स्क्वायर। ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं। अब देखना बच्चों 2q स्क्वायर किसके बराबर हो गया, p स्क्वायर। मैंने कहा इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक सही है। अब मैंने कहा 2q स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू q स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर के, सही है। अब मैंने कहा ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, तो q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2, सही है। अब बच्चों थ्योरम 1.2 को याद करो, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, दो जो है वो p के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये जो 2 है ना ये p को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। क्या मैंने ऐसे कह दिया, तो मैंने कहा बच्चों ये जो 2 है ये p को भी डिवाइड करेगा, तो मैंने कहा p अपॉन 2, ये बात भी कुछ होगी। मैंने कहा ये 2 p को भी डिवाइड करेगा, तो मैंने कहा अगर ये 2 4 को डिवाइड करता है तो काट के कुछ आंसर तो देता है, और जो आंसर होता है वो इंटीजर होता है, तो मैंने कहा अगर 2 p को डिवाइड करेगा तो काट के कुछ आंसर तो देगा। मैंने कहा मान लो वो आंसर है m, और m यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर। क्या इतनी बातें क्लियर, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या, इतनी बातें। अब इसके आगे देखना, इसके आगे अब मैंने कहा बच्चों देखो इसके आगे बताता हूँ, इसके आगे तो मैंने कहा कितना दिखा है, p अपॉन 2 किसके बराबर है, m के। अब ये 2 डिवाइड में इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल टू 2m, सही बात है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायर किया आपने क्या देखा कि p का भी स्क्वायर हो गया और इस 2m का भी क्या हो गया, स्क्वायर। तो बच्चों p का स्क्वायर कितना हो गया, p स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है। अब बच्चों देखो p के स्क्वायर की वैल्यू 4m स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 1 ढूंढ दो, p के स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर, तो मैंने कहा ये भी p स्क्वायर की वैल्यू, ये भी p स्क्वायर की वैल्यू, तो मैंने कहा अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करता हूं, तो मैं यहाँ से लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने कहा यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 2q स्क्वायर, और यहाँ कितनी है 4m स्क्वायर, सही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सीधा सीधा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, सही बात है। अब बच्चों 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो सीधा सीधा q स्क्वायर बाई 2 किसके बराबर है, m स्क्वायर के, सही बात है। अब वहां से देखना, मैंने कहा बच्चों 2 जो है वो q के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 q को भी डिवाइड करेगा, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब है 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 किसको भी डिवाइड करेगा, q को, तो मैंने कहा बच्चों q को कौन डिवाइड करेगा, 2, और डिवाइड करके कोई इंटीजर देगा ना, तो मैंने कहा मान लो इंटीजर क्या है, n। अब 2 को उधर भेजो, तो q की वैल्यू कितनी हो गई, 2n, q की वैल्यू कितनी हो गई, 2n। अब बच्चों ये बताओ p की वैल्यू कितनी आई थी, p की वैल्यू कितनी आई थी, तो p की वैल्यू आई थी 2n, तो मैंने यहाँ लिखा p की वैल्यू कितनी है 2n, और q की वैल्यू कितनी आई है 2n। अब मैंने कहा जरा इन दोनों में HCF लेना, तो आप बोलोगे देखो भैया यहाँ पे HCF कितना आएगा 2, तो मैं देख सकता हूँ जब मैंने HCF किया p और q का तो कितना आ गया 2। लेकिन एक बात बताओ, जब क्वेश्चन शुरू किया तो मैंने कहा p और q का HCF आना कितना चाहिए था 1, बट आ कितना गया 2, तो ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया कहाँ से, यहाँ पे हो गई कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे हो गई गलती, समझे आप। तो इसलिए बच्चों मैंने कहा माना था कि p और q का HCF होगा 1, आ गया 2, यानी हमसे ना कुछ गलती हो गई, और ये गलती पता है क्यों हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि हमने √2 को रेशनल माना है। तो जब मैंने √2 को रेशनल माना तो मेरे ना कैलकुलेशन में या क्वेश्चन में गलती हो गई, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है। अगर √2 रेशनल होता तो आंसर सेम आना चाहिए, लेकिन आंसर तो अलग आ रहा है, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है। अब अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल। तो यहाँ से आप सीधा सीधा लिखोगे एज p and q are co-prime, so HCF of p and q should be 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो आप सीधे लिखोगे यहाँ हो गई कॉन्ट्रडिक्शन,
तो लिखोगे कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुई है क्योंकि हमने assumption ही गलत मान दी कि जो √2 है वो रेशनल है। तो बच्चों अगर मैंने ये एज्यूम किया कि √2 रेशनल है और उससे गलती हो गई, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है। तो अगर √2 रेशनल नहीं है तो क्या है, √2 इर्रेशनल है। तो यहां से देखो हेंस √2 इज इर्रेशनल नंबर। समझ आया? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अपनी बुक का एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में आपसे ये बोल रहा है कि भाई प्रूफ करो कि जो √3 है ना वो इर्रेशनल है। तो बच्चों मैंने ना इसको ऐसे क्यों बांट दिया, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इस वजह से। लेकिन आप जब लिखोगे ना तो एक साथ लिखोगे, पहले मैं यहाँ बताऊंगा, उसके आगे यहाँ बताऊंगा, उसके आगे यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले √3 इर्रेशनल है। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी करना है। सबसे पहले आप मानो कि √3 क्या है, रेशनल, ठीक है, ये मान लिया। अब जैसे √3 रेशनल है तो उनका √3 किसके बराबर है, P/Q, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, ठीक है। P और Q को प्राइम है, ठीक है। और HCF जब मैं लूंगा P और Q का तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, HCF कितना आएगा, HCF आएगा 1। तो बच्चों मैंने कहा इसके नीचे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √3Q किसके बराबर है, P के। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बच्चों मुझे कैसे पता चलता है स्क्वायर करना है, मैंने कहा रूट हटाना है ना तो स्क्वायर करो। तो मैंने कहा √3 का स्क्वायर 3, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर। अब बच्चों देखो मुझे ना मल्टीप्लाई वाली चीजें नहीं पसंद, मुझे डिवाइड वाली चीजें पसंद है। तो 3 को उधर भेजा, तो मैंने कहा Q स्क्वायर बराबर हो गया P²/3। अब थ्योरम 1.2, 3 P के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 P को भी डिवाइड करेगा, सीधा 3 डिवाइड्स P²। इसका मतलब 3 डिवाइड P, सिंपल, समझे। तो मैंने कहा कि बच्चों जो 3 है वो P को भी डिवाइड करेगा, तो जो P को कौन डिवाइड करेगा, 3। अब बच्चों देखो मैंने कहा 4 को 2 डिवाइड करेगा, आंसर काट के कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर। आंसर हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर। तो मैंने कहा अगर 3 P को डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ आंसर दे रहा होगा, तो मैंने कहा मान लो आंसर है M, और M एक क्या है अपना, इंटीजर। समझ आया? अब ये डिवाइड में उधर भेजो, क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 3M। P की वैल्यू कितनी हो गई, 3M। यहां तक समझ रहे, यहां तक समझ रहे, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं तो कुछ नहीं करना, फिर से स्क्वायर करो, फिर से क्या करो, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, P², 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो गया, M²। हो गया क्या, हो गया क्या। अब बच्चों मैंने कहा P² की वैल्यू 9M² है, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। और P² की वैल्यू 3Q² है, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। जब मैंने 1 और 2 को कंपेयर किया तो P² की वैल्यू ये भी है, P² की वैल्यू ये भी है, यानी ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सीधा सीधा यहाँ पे P² की वैल्यू कितनी है, 3Q², और यहाँ पे कितनी है, 9M²। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो Q² की वैल्यू कितनी है, 3M²। सही है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर भेजो डिवाइड में, ऐसे हो गया, और ये क्या हो गया, M²। अब मैंने कहा 3 जो है वो Q के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ 3 डिवाइड्स Q²। अब अगर 3 Q के स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स Q, इसका मतलब 3 डिवाइड्स Q। बच्चों सिंपल सी बात है, 3 अगर Q के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 Q को भी तो डिवाइड करेगा, यही तो कहती है थ्योरम 1.2, ठीक है। तो मैंने कहा Q को कौन डिवाइड करेगा, 3। अब अगर Q को 3 डिवाइड करेगा तो काट के कुछ तो नंबर देगा, मैंने कहा मान लो नंबर है n, और ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर। अब 3 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो Q = 3n। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3n। तो बच्चों देखो Q की वैल्यू है 3n, P की वैल्यू है 3m। तो मैंने कहा जब मैंने देखा P की वैल्यू है 3m, Q की वैल्यू है 3n, जब मैं इनका HCF लूंगा P और Q का,
तो 3 आएगा। जरा ध्यान से देखो, दोनों में 3 कॉमन है। लेकिन जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैंने कहा था पी और क्यू का एचसीएफ आना कितना चाहिए, 1, बट आ कितना गया, 3। आना कितना चाहिए, 1, आ कितना गया, 3। आना कितना चाहिए, 1, आ कितना गया, 3। यानी कुछ गलती हो गई, कुछ गलती हो गई। और वो गलती ये है कि हमने शुरुआत में मान दिया कि जो रूट 3 है वो रेशनल है। अब इसे लिखोगे ऐसे, यहाँ लिखोगे ऐसे, तो लिखोगे हियर पी क्यू हैज 3 as कॉमन फैक्टर। P और Q के पास 3 एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने P और Q को क्या माना है, को प्राइम, बट P, Q आर को प्राइम। तो इनका जो HCF होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 1, बट हो कितना गया, 3। तो यहाँ गलती हो गई, तो सीधा here contradiction arises। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो गलती हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि हमने ना ये एज्यूम कर लिया कि रूट 3 रेशनल है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने रॉन्गली एज्यूम किया ना, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। अब ये रॉन्ग एजम्पशन ये था कि रूट 3 रेशनल है, और हमने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ गया क्योंकि हमने गलत तरीके से ये एज्यूम कर दिया कि रूट 3 रेशनल है। अब अगर रूट 3 रेशनल नहीं है तो रूट 3 क्या है, इर्रेशनल। तो सीधा आगे हेंस रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। समझ आ गया। ऐसे हो गया ये क्वेश्चन। वापस से सुनो, एक बार वापस से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कह रहा था कि रूट 3 को ना इर्रेशनल प्रूफ करो। सबसे पहले क्या करो कि अगर इर्रेशनल प्रूफ करना है ना तो रेशनल मान लो। तो मैंने कहा रूट 3 रेशनल है। जैसे ही रेशनल है तो P अपॉन Q के बराबर हो गया। P और Q इंटीजर है, P और Q को प्राइम है, यानी P और Q का HCF 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया। मैंने कहा रूट है, रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर भेज दिया डिवाइड। थ्योरम 1.2 ये कहती है कि अगर 3 p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा ये जो 3 है ये p को डिवाइड करेगा, और अगर 3 p को डिवाइड करेगा ना तो काट पीट के कोई आंसर देगा, उस आंसर को मैंने कहा m। अब इसको इधर भेजा तो p की वैल्यू कितनी, 3m। अब इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर किया तो जो p का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। मैंने कहा p स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, p स्क्वायर की वैल्यू ये भी है। अगर दोनों p स्क्वायर की वैल्यू है तो ये इसके बराबर होगी। तो मैंने कहा जब पहले और दूसरे इक्वेशन को कंपेयर किया तो 3q का स्क्वायर और 9m का स्क्वायर बराबर आ गए। 3 से 3 कट गया तो q स्क्वायर आ गया 3m स्क्वायर। अब इस 3 को नीचे भेजा तो q स्क्वायर के नीचे आ गया 3। फिर वही थ्योरम 1.2, जो 3 है वो q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 q को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने कहा ये जो 3 है जब q को डिवाइड करेगा तो काट पीट के कोई नंबर तो देगा, उस नंबर को मैंने बोला n, और ये n भी एक क्या है, इंटीजर। तो मैंने कहा q हो गया 3n। अब यहाँ से p की वैल्यू है 3n, यहाँ से p की वैल्यू कितनी है 3n, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी है 3n। तो मैंने कहा इन दोनों का मैंने HCF दिया तो 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो यानी p और q का HCF कितना आ गया 3। लेकिन शुरुआत में हमने कहा कि p और q का HCF आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, 1 आ गया 3, यानी कुछ गलती हो गई, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई क्योंकि शुरुआत में मैंने ये मान दिया कि रूट 3 रेशनल है। इसका मतलब अगर मैं रूट 3 को रेशनल मानूंगा तो हर बार ये गलती होगी। इसका मतलब रूट 3 रेशनल नहीं है, और अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल। तो आगे देख दिया, हेंस रूट 3 इज इर्रेशनल। बच्चों एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है कि प्रूफ करो 5 माइनस रूट 3 इर्रेशनल है। ठीक है, तो बच्चों देखना कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले वही कि दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बोला, 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर हो गया, p अपॉन q, जहां p और q इंटीजर्स, q 0 नहीं है, p और q को प्राइम, कैसे हैं, को प्राइम, और p और q का HCF कितना है 1। ये बातें समझ गए। अच्छा अब मैंने कहा देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर है, p अपॉन q। अब मैंने कहा रूट 3 को उधर भेजो तो ये हो गया 5 इक्वल टू p अपॉन q प्लस रूट 3। इसको इधर ले आओ, 5 माइनस p अपॉन q इक्वल टू रूट 3। कुछ नहीं है तो नीचे क्या लगा दिया 1। तो मैंने कहा देखो बच्चों ये आपको भी पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है, रेशनल। ठीक है,
ये वाला पार्ट कैसा है, रेशनल। और ये जो p अपॉन क्यू है ये खुद कैसा है, ये खुद रेशनल है, तो ये क्या है, रेशनल। अब बच्चों हमेशा याद रखना, रेशनल नंबर में से जब रेशनल नंबर माइनस होगा ना तो आंसर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ये √3 आया है और जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि √3 रेशनल नहीं है, इररेशनल है। लेकिन ये वाला पार्ट कैसा है, इररेशनल। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई रेशनल, ये आ गया इररेशनल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो रेशनल नंबर है वो किसके बराबर है, इररेशनल नंबर के। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब इसे लिखोगे कैसे, यहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे कि यहाँ पे ये हो गया कि ये वाला जो पार्ट है ये रेशनल है, ये वाला जो पार्ट है वो इररेशनल है, और ये दोनों बराबर आ गया। तो आप सीधा सीधा लिखोगे हेयर कॉन्ट्राडिक्शन arises as 5 minus p upon q is rational and is becoming equal to √3, और ये कैसा है, इररेशनल। बच्चों मैंने क्या दिखा, मैंने ये दिखा कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ये वाली वैल्यू है रेशनल और ये जिसके बराबर आ रही है ये वाली वैल्यू क्या है, इररेशनल। तो रेशनल नंबर इररेशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इस कॉन्ट्राडिक्शन का रीजन ये है कि ना हमने गलत एजम्पशन मान ली कि ये रेशनल है। तो बच्चों मैंने कहा अगर मैंने शुरुआत में ये मान दिया कि 5 माइनस √3 रेशनल है, तो जब मैं ये मानूंगा तब मेरे पास ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, और ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन आई ही इस वजह से है क्योंकि मैंने इसको रेशनल माना है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको रेशनल मानूंगा तो हर बार यहाँ पे गलती होगी, इसका मतलब ये गलती हो रही है ना, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इररेशनल। तो सीधा सीधा लिखोगे, यहाँ तक दिख दिया आपने, यहाँ तक दिख दिया, तो यहाँ लिखोगे दिस इज ड्यू टू, ये जो गलती है ये इसलिए हुई है क्योंकि हमारी जो यहाँ की एजम्पशन है ना वही गलत है। तो दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, दिस इज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, अब हमने जो रॉन्ग एजम्पशन माना था वो ये माना था कि ये रेशनल है, और बच्चों जैसे मैंने माना कि ये रेशनल है हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो सही एजम्पशन क्या है कि ये रेशनल नहीं है, ये इररेशनल है। तो सीधा सीधा हैंस 5 माइनस √3 इज इररेशनल नंबर। वापस सुनना क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि देखो मैंने ना √3 को एक तरफ ले गया, बाकियों को एक तरफ ले आया, मैंने कहा ये रेशनल है, ये इररेशनल है। तो रेशनल इररेशनल के बराबर कभी हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। इस वजह से मैंने देखा कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि रेशनल नंबर इररेशनल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आई है क्योंकि ना हमने गलत एजम्पशन माना था कि ये रेशनल है, तो हमारी एजम्पशन गलत थी कि ये रेशनल है, तो सही एजम्पशन ये है कि ये इररेशनल है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, और 1.2 एक्सरसाइज से पहले ये आखिरी एग्जांपल है। देखो क्या बोलता है, प्रूफ करो कि 3√2 इररेशनल है। बच्चों देखो तरीका वही है, लेकिन देख लो इसको कैसे करोगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये मानो कि दैट 3√2 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 3√2 अगर रेशनल नंबर है तो p अपॉन q के बराबर है, जहां p और q, अब तो आपको ये याद हो गए होंगे, p और q क्या है, इंटीजर्स, q 0 नहीं है, p और q क्या है, को प्राइम, और जहां ये को प्राइम होते हैं तो वहां पे HCF हो गया p और q का कितना 1। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो गई। तो मैंने कहा इसके नीचे लगा दो। अच्छा देखो इसको और कैसे कर सकते हो, तो मैंने कहा 3√2 बराबर है p अपॉन q। मैंने कहा इसको देखो, इसको कैसे लिखोगे, 3 इंटू √2 किसके बराबर है, p अपॉन q। इस 3 को ना इधर भेजो, तो मैंने कहा √2 किसके बराबर है, p अपॉन q, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो और अच्छे से लिखो तो ऐसे लिखूंगा, √2 इक्वल टू p अपॉन 3q। क्या मैंने ऐसे लिख दिया। जैसे ही बच्चों मैंने ऐसे लिखा, एक चीज देखो, ये बताओ ये जो √2 है ये कैसा है, इररेशनल। याद है हमने प्रूफ किया था। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, तो मैंने कहा एक बात बताओ, p अपॉन q एक रेशनल नंबर है, सही बात है। ये जो 3 है, 3 ये कैसा है, रेशनल नंबर है, सही बात है। तो मैंने कहा p अपॉन 3q ये भी कैसा हो गया है, रेशनल
रेशनल नंबर। सीधा सीधा आप ये बोल सकते हो कि p इंटीजर है, 3 इंटीजर है, q इंटीजर है, तो मैंने कहा ये वाला पार्ट है इंटीजर और ये वाला पार्ट भी क्या है इंटीजर। तो कभी भी इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होता है रेशनल नंबर, समझे आप। तो मैंने कहा ये इरेशनल है, ये रेशनल है, ये बराबर आ रहे हैं ना, यानी कुछ गलती हो गई। अब एग्जाम में ऐसे ऐसे थोड़ी लिखोगे, ये तो समझाना था, तो यहाँ तक कर दिया आपने, यहाँ तक। इसके आगे लिखोगे कि हमने ये देखा कि √2 इरेशनल है और ये p/3q रेशनल के बराबर हो रहा है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा हेयर √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, ये बराबर हो रहा है इज बिकमिंग इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, p/3q के, p/3q, और ये कैसा है रेशनल, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो √2 इरेशनल है ये बराबर हो रहा है p/3q के और ये कैसा है रेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, क्योंकि बच्चों इरेशनल और रेशनल तो बराबर हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आई है कि हमने शुरुआत में 3√2 को रेशनल मान दिया। तो मैंने कहा जब जब मैं 3√2 को रेशनल मानूंगा ना, हमेशा ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, यानी ये गलत एजम्पशन है। तो हेयर कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस, क्यों? क्योंकि हमारी एजम्पशन ही गलत थी, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। अब क्योंकि हमारी शुरुआत की एजम्पशन गलत थी, तो मैंने कहा शुरुआत की एजम्पशन क्या थी, ये थी कि 3√2 रेशनल है, ये एजम्पशन गलत थी। तो मैंने कहा अगर 3√2 रेशनल, ये एजम्पशन गलत है, तो सही एजम्पशन क्या है, 3√2 इरेशनल है। हेंस 3√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बच्चों इसे कर दो, ये आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार इसे रिवाइंड करके शुरुआत से देखना, अच्छे से समझ आएगा। ये वो टॉपिक है, ये वो कॉन्सेप्ट है इरेशनलिटी का जो कि बच्चों को दिक्कत करता है। वेरी बेस्ट।